ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो के सम्स कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर लास्ट जो लेक्चर था, ओके लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर ये मैंने करवाया था आपको 59। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 61 पे आ जाते हैं। ओके तो यहाँ पे ये क्वेश्चन की इमेज मैंने यहाँ पे क्यों डाली हुई है, उसका एक रीज़न है। दूसरे भी क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, 60 नंबर भी आपको दिया हुआ था, और उसमें सेम वही इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी। नॉर्मल एन प्लस करके प्रोप्राइटरी टोटल एसेट टू डेट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने ये यहाँ पे मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। आपको यहाँ पे टोटल डेट दिए हुए हैं, आपको यहाँ पे करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू दी हुई है, एंड आपको वर्किंग कैपिटल की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, और कुछ आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 4 वैल्यूज आपको दी हुई हैं, सारी जो एक तरीके से फॉर्मुलाज है, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, ये आपको फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं फॉर्मुलाज कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे वापस से टाइप नहीं करना है। तो ये फॉर्मुलाज मैंने ऊपर ही जस्ट अभी एक तरीके से इसका मैंने सम करवाया था, तो ये मैं पूरा फॉर्मुलाज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि सेम 3 चीज़ें फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, एंड वापस से बार बार वही सेम फॉर्मुलाज मैं टाइप करूँ, इससे अच्छा कॉपी पेस्ट कर दूँ, टाइम बचेगा, एक और सम कर पाएंगे। अंदर की इन्फॉर्मेशन मैं मिटा देता हूँ, अंदर की इन्फॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, वो ऑब्वियसली चेंज होगी। चलो ठीक है, तो ये मैंने कॉपी पेस्ट कर ली, तो हमारे 5 मिनट बच गए कम से कम, मेरी टाइपिंग बच गई। ओके, स्लो टाइपिंग जो है मेरी। आगे बढ़ते हैं। अभी ध्यान दो, आपको टोटल डेट्स आपको दिए हुए हैं, करंट एसेट दिए हुए हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है। ये सब में बहुत सारी फॉर्मुलाज पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सारी नहीं, कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मुलाज, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मुला तो हमने पता नहीं कितनी बार यूज की है करंट रेशियो में। ओके, तो वो तो मेरे हिसाब से आपको रट गई होगी अभी तक, ठीक है, क्योंकि इतनी बार हमने यूज की है। ओके, तो सबसे पहले मैं वही यूज करता हूँ, वर्किंग कैपिटल की फॉर्मुला। आप अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मुला पहले यूज करके कोई दूसरी इंफॉर्मेशन फाइंड करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। मैं सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की फॉर्मुला जो है वो यहाँ पे लगा के, जो उसकी इन्फॉर्मेशन उसमें से मिल सकती है जो इन्फॉर्मेशन, वो फाइंड करता हूँ। एक्चुअली हमें चाहिए 3 ही चीज़ें, हमें चाहिए डेट, हमें चाहिए इक्विटी, हमें चाहिए टोटल एसेट, क्योंकि ये तीनों फॉर्मुलाज में 3 ही वैल्यूज यूज होती हैं, डेट अपॉन इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी अपॉन टोटल एसेट टू डेट रेशियो में टोटल एसेट अपॉन डेट, ठीक है। तो तीनों फॉर्मुलाज जो है उसमें चाहिए तो 3 ही वैल्यूज, डेट चाहिए, इक्विटी चाहिए, टोटल एसेट चाहिए, ठीक है। अब वो निकालने के लिए हमको दूसरी वैल्यूज भी शायद फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक मेरे को इक्वेशन कॉपी करनी पड़ेगी। इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं ताकि आपको दिखे। ओके, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। मैं साइड में कर रहा हूँ, जो मेरे को वैल्यूज फाइंड करनी है, आपको ऐसे साइड में नहीं करनी है। जो कैलकुलेशन मैं अभी लिख रहा हूँ वो आपको पहले लिखनी है, ठीक है, वो मैं लास्ट में भी बता दूंगा। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है 1,00,000 रुपीज़, पर फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल की जो फॉर्मूला होती है वो होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर जो वैल्यूज दी हुई है वो मैं पुट कर देता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है आपको 1,00,000, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर 1,00,000 इक्वल्स टू करंट एसेट की वैल्यू है 5,00,000 माइनस करंट लायबिलिटी, मैं अभी CL लिख देता हूँ, करंट लायबिलिटी की वैल्यू पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर करंट लायबिलिटी सामने जाके प्लस हो जाएगा, 5 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और 1 लाख जो LHS में है वो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 4 लाख। ठीक है, तो एक करंट लायबिलिटी की हमारी वैल्यू है 4 लाख रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं, वह करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई, अब आपको टोटल डेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब मैंने आपको वही बोला, पिछले लास्ट लेक्चर में भी एक सम मैंने करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 53, उसमें मैंने बोला था ये लोग आपको टोटल डेट देंगे। कभी कभी ये लोग यहाँ पे क्वेश्चन में टोटल डेट की जगह पे क्वेश्चन में आपको टोटल बोरोइंग्स लिख के देते हैं, कभी कभी ये आपको एक्सटर्नल लायबिलिटीज लिख के देंगे। ठीक है, इनका सबका मीनिंग यही है, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है डेट, जो कि हमें यहाँ पे फॉर्मूलाज में वैल्यूज में चाहिए, कैलकुलेशन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डेट की ये फॉर्मूला होती है। टोटल डेट का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 लाख रुपए। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन है फॉर्मुलाज बस आपको पता होना चाहिए कि भाई वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मुला क्या होती है, टोटल डेट दिया हुआ है तो टोटल डेट की फॉर्मुला क्या होती है। वो फॉर्मुला अगर आपको पता है बस बल्ले बल्ले हो गई। ओके, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मुला अगर आपको पता है ओके, तो बस फिर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन ही करनी है, फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल डेट है, टोटल डेट की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 12 लाख रुपए टोटल डेट की वैल्यू है, इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी, वो तो फाइंड करना है आपको, डेट की वैल्यू कैलकुलेशन में काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेब्ट एंड प्लस करंट लायबिलिटी, जस्ट हमने फाइंड की करंट लायबिलिटी की वैल्यू 4 लाख। ओके, तो ये अभी आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, और ये 4 लाख जो है वो सामने जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो नॉन करंट लायबिलिटी बोलो या डेट बोलो, बात एक ही है। ठीक है, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलो, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ से हमारी डेट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर डेट इक्वल्स टू 12 लाख में से माइनस 4 लाख करेंगे तो 8 लाख आएगा। तो ये हमारी डेट की वैल्यू आ गई 8 लाख रुपीज। ठीक है, अभी डेट की वैल्यू आ गई। अब डेट की वैल्यू के बाद हमें तीसरी जो वैल्यू चाहिए, तीसरी वैल्यू हमें चाहिए टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो अभी फाइंड करनी बाकी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे करंट एसेट की तो इन्फॉर्मेशन हमने फाइंड कर ली है, सॉरी करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में भी दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड की भी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी हुई है। तो एक टोटल एसेट की जो फॉर्मूला थी वो मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, टोटल एसेट की एक फॉर्मूला थी जो मैंने आपको लिखवाई थी, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होती है टोटल एसेट की, टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। तो इस फॉर्मूला में से हमारी जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो आ जाएगी। अभी तक भी इक्विटी की वैल्यू फाइंड करनी बाकी है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू फाइंड की, करंट लायबिलिटी की हेल्प से हमने जो डेट की वैल्यू है मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी लिखो या आप डेट लिखो, बात एक ही है, तो उसकी वैल्यू फाइंड की। ठीक है, अभी करंट लायबिलिटी की हेल्प से ही हम टोटल एसेट की भी जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड का 10 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल एसेट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख प्लस करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी की वैल्यू हमने फाइंड की 4 लाख, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल एसेट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल एसेट इक्वल्स टू रुपीज 14 लाख। तो ये 14 लाख रुपीज हमारे जो टोटल एसेट की वैल्यू है वो आ गई। ओके, अभी तक हमने क्या क्या फाइंड किया, मेन दो चीजें फाइंड की, एक हमने डेट की वैल्यू फाइंड कर ली है, एक हमने टोटल एसेट की वैल्यू फाइंड कर ली है। ये दो वैल्यू से ही, डेट एंड टोटल एसेट से ही आपकी दो फॉर्मुला सॉल्व हो जाएंगी, एक डेट टू इक्विटी, सॉरी डेट टू इक्विटी नहीं,
एक ये वाली प्रोप्राइटरी रेशियो की फॉर्मूला जो है वो सॉल्व, अच्छा उसमें भी इक्विटी प्रोप्राइटरी, ओके प्रोप्राइटरी रेशियो में भी इक्विटी एंड टोटल एसेट की वैल्यू चाहिए। तो इक्विटी की वैल्यू तो चाहिए, एक फॉर्मूला आपकी सॉल्व हो जाएगी, सॉरी ठीक है, एक जो ये टोटल एसेट टू डेट रेशियो है एक फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगी। इक्विटी की वैल्यू दो फॉर्मूलाज में है, तो इक्विटी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इक्विटी की वैल्यू नॉर्मली हम कैसे फाइंड करते हैं? नॉर्मली इक्विटी की वैल्यू के लिए शेयर कैपिटल दिया होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस वगैरह जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ओके, पर यहाँ पे इक्विटी की वैल्यू हमें अभी दूसरे तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में शेयर कैपिटल वगैरह कुछ दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल एसेट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब ऑब्वियसली जो टोटल एसेट की वैल्यू होती है वही हमारी टोटल लायबिलिटी की वैल्यू होती है, क्योंकि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का जो टोटल है वो इक्वल ही आता है। अब मैं आपको ये जो वैल्यू है शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू, इस सम में मैं बहुत सारे सम्स में सिखा चुका हूँ। अभी मेरा मन तो है नहीं मैं बैलेंस शीट बनाऊं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे सम्स में बना चुका हूँ, मैं आपको सीधे बता भी सकता हूँ, ठीक है, पर मुझे इस सम में बनाना है। ठीक है, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पे बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट है वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। ओके, बैलेंस शीट का ये स्टेटमेंट मैंने आपको भी रफ में ही बनाना है, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब क्वेश्चन में जितने भी वैल्यूज हमने फाइंड की वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। हमें चाहिए इक्विटी, ठीक है, हमें क्या चाहिए? इक्विटी की वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्विटी ऊपर ऊपर, ये वैल्यू इक्विटी की हमें चाहिए, क्वेश्चन में दी नहीं हुई है। उसके बाद हमने टोटल एसेट की वैल्यू फाइंड की, उसमें करंट एसेट वगैरह वो सब दिया हुआ है, वो नहीं चाहिए मुझे। उसमें टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, टोटल एसेट की वैल्यू 14 लाख रुपीज़ वो मैंने यहाँ पे लिख दी। वही मैं 14 लाख रुपीज़ यहाँ पे भी लिखूंगा, क्योंकि जितना टोटल एसेट होता है ऑब्वियसली उतनी ही हमारी टोटल लायबिलिटी भी होती है। तो वही 14 लाख रुपीज़ मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी जो है या करंट लायबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है, ठीक है। अच्छा, करंट लायबिलिटी भी हमने फाइंड की, करंट लायबिलिटी हमने फाइंड की 4 लाख रुपीज़, वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी हमने फाइंड की, डेट की वैल्यू हमने फाइंड की, वो भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वो लायबिलिटी साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है, 8 लाख रुपीज़। अब आपको करंट एसेट की वैल्यू भी दी हुई है, वो एसेट साइड पे लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमें इक्विटी की वैल्यू से मतलब है, ठीक है। वो आप वैसे यहाँ पे लिख सकते हो, करंट एसेट की वैल्यू, ओके, एंड उसके बाद नॉन करंट एसेट की वैल्यू, वो सब यहाँ पे लिख सकते हो, पर कोई फायदा नहीं है, ठीक है, मुझे फटाफट समझाना है, आगे बढ़ते हैं। तो 4 लाख रुपीज़ जो है वो करंट लायबिलिटी की वैल्यू है, 8 लाख रुपीज़ नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू है। तो बाकी ऑब्वियसली जो बच जाएगा 14 लाख रुपीज़ में से ये 4 लाख रुपीज़ अगर आप माइनस करो एंड ये 8 लाख रुपीज़ आप माइनस करो, मतलब 12 लाख रुपीज़ अगर आप 14 लाख रुपीज़ में से माइनस कर दो, तो बाकी जो 2 लाख रुपए बच जाएंगे वो ऑब्वियसली 2 लाख रुपीज़ इक्विटी के होंगे, ठीक है। तो ऐसे बैलेंस शीट से अगर आप बनाओ तो ज़्यादा दिमाग खुलता है। फॉर्मूलाज क्या है, इतनी ज़्यादा बहुत सारी फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा याद नहीं रहती हैं। एंड दूसरा फ़ायदा ये है बैलेंस शीट बनाने का, क्योंकि अगर आप एक बार बैलेंस शीट बना के सॉल्व करोगे, अगर आप एक बार बैलेंस शीट, कोई टीचर आपको अगर बैलेंस शीट से समझाएगा भी तो भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगी। ये फॉर्मूला याद करने में भी हेल्पफुल है। ओके, ये जो बैलेंस शीट वाला तरीका है ये आपको फॉर्मूला याद करने में भी मदद करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मूला मैंने याद नहीं की हुई है, ठीक है। ऐसे ये इक्विटी की फॉर्मूला वगैरह वगैरह जो छोटी मोटी फॉर्मूलाज होती हैं, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं हमेशा याद रखता हूँ, पर ऐसे इक्विटी वगैरह की फॉर्मूलाज मैं याद नहीं रखता हूँ। ये मैंने समझी हुई है, मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझा हुआ है, ठीक है। ओके, तो मेरे को पता होता है कि भाई इक्विटी की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो बाकी सारी वैल्यूज फाइंड हो चुकी हैं, इक्विटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारी वैल्यूज कैसे आएंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल एसेट 14 लाख मैंने लिखा, टोटल में ऑब्वियसली टोटल है तो टोटल में लिखूंगा। वही 14 लाख मैंने लाइबिलिटी साइड पे भी लिखा, क्योंकि ऑब्वियसली जितना टोटल एसेट है उतना ही टोटल लाइबिलिटी होता है। फिर करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने लिख दिया, तो बाकी की जो वैल्यू बच गई माइनस करके आई वो हमारी 2 लाख रुपए की जो वैल्यू है वो आई हमारी, एंड वो इक्विटी की वैल्यू है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्विटी हमें फाइंड करना है, तो इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ से हमारी इक्विटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, तो हो जाएगा इक्विटी इक्वल्स टू टोटल एसेट। ओके, तो टोटल एसेट जो है वो है 14 लाख
माइनस नॉन करंट लायबिलिटी है 8 लाख, माइनस करंट लायबिलिटी है 4 लाख। तो यहाँ से हमारी इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा इक्विटी इक्वल्स टू ₹2 लाख। बस अभी बाकी सारी वैल्यूज आ गई, अभी तो कोई भी सॉल्व कर लेगा ये, अभी बहुत ईजी है। ठीक है, इक्विटी की वैल्यू आ गई, टोटल एसेट की वैल्यू आ गई, एंड उसके बाद हमारी डेट की जो वैल्यू है वो भी आ गई। अभी मैं आगे सम सॉल्व कर ओके अभी ये फॉर्मूलाज हैं, इन फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, बस अभी थोड़ा ही काम रह गया। तो सबसे पहले तो डेट टू इक्विटी रेशियो। ओके, तो डेट की जो वैल्यू है वो ये रही 8 लाख रुपए अपॉन इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू हमने फाइंड की नीचे, लास्ट में इक्विटी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 लाख रुपए। ओके, अब 8 लाख अपॉन 2 लाख, अब आप करोगे मतलब 8 डिवाइड बाई 2, 0 0 अगर काट दो तो 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, तो आपका आंसर आएगा 4। ओके, 4 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 4:1 जो है वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी चाहिए, इक्विटी की जो वैल्यू है, इक्विटी की वैल्यू है 2 लाख रुपए, मतलब 2 लाख अपॉन टोटल एसेट। ओके, तो टोटल एसेट जो थे वो तो बड़ी वैल्यू थी उसकी 14 लाख, तो ये रही 14 लाख। तो अब 2 लाख अपॉन 14 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 0 पॉइंट, ध्यान दो 0.142857, बड़ा सा आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे इतना बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स लिखो, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.14:1। आप इसको मल्टीप्लाई बाय अगर 100 करो, ठीक है, तो फॉर्मूला में भी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो फिर आपका आंसर ऐसे आएगा, मतलब इस जो आंसर आया ना आपका 0.142857, इसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, तो ऐसे इसको सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका आंसर ऐसे परसेंटेज में आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको आंसर इसका परसेंटेज में लिखना है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ब्रैकेट लगा के 14.28%। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी अगर परसेंटेज में आपको लिखना है तो भले परसेंटेज में लिखो, चलेगा वो भी। उसके लिए आपको थोड़े पॉइंट के बाद भी नंबर चाहिए पड़ेंगे। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो इसमें टोटल एसेट चाहिए। ठीक है, टोटल एसेट की जो वैल्यू है वो है 14 लाख, डेट की जो वैल्यू है वो ये रही 8 लाख रुपए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 14 लाख, इसको परसेंटेज में नहीं लिख सकते, इसको रेशियो में लिखना पड़ेगा। 14 लाख अपॉन 8 लाख, तो इसका आंसर आ रहा है 1.75। तो सिर्फ 1.75 नहीं लिखना है, 1.75:1 लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर ही आ गया 1.75:1। सम खत्म हो गया बेटा, ये आंसर इसका खत्म हो गया। थोड़ा देखो, लग रहा था कि सिर्फ 4 वैल्यूज दी हुई हैं तो छोटा सा सम होगा, पर ऐसे ही सम ज़्यादा लेंथी निकलते हैं। ठीक है, ये सम लेंथी है। क्यों थोड़ा लेंथी है? क्योंकि मैंने बैलेंस शीट भी आपको बता दी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन लिखनी है। अभी तो आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, बाद में भले बैलेंस शीट नहीं बनाना। ठीक है, अभी तो ये बैलेंस शीट बना के पूरी साइड की जो कैलकुलेशन है वो आपको सबसे पहले लिखनी है। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल, इसकी फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी आई, फिर करंट लायबिलिटी का यूज़ करके हमने टोटल डेट में से डेट की वैल्यू फाइंड की, फिर टोटल एसेट की फॉर्मूला लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज़ किया, टोटल एसेट फाइंड किए, फिर बैलेंस शीट बना के या फॉर्मूला यूज़ करके हमने एक जो हमारी इक्विटी की वैल्यू है वो फाइंड की। एक बार सारी वैल्यूज आ गई, उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो परसेंटेज में भी लिखना मैंने बता दिया आपको, एंड टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 61 था। इसके बाद एक और सम मुझे करवाना है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 62 पर, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।